आज मैंने क्लास जानबूझ के छोटी रखी है। वन रीजन कि आज की जो क्लास की टॉपिक है ना, सर्च, सीजर, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, असेसमेंट, रिटर्न ऑफ इनकम, ये सब के सब एक्सट्रीम कोर थ्योरी है। और थ्योरी क्लास जब लंबी जाती है ना तो स्टूडेंट थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आज की क्लास हमने बहुत छोटी रखी है, परंतु आज की क्लास में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सम करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन आंसर हुए उसमें हमने कभी 10, कभी 12, कभी 9, कभी 8 इतने क्वेश्चन हैंडल किए। बट कैन यू इमेजिन आज हमारे पास कितने क्वेश्चन है? आज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35 क्वेश्चन है, मोर देन 35 क्वेश्चन। और इस 35 क्वेश्चन को आज हम लोग आंसर करने वाले हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज आज की क्लास छोटी है, वेरी पॉजिटिवली 1.5 आवर में फिनिश हो जाएगी। बात बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले टुडेज टॉपिक। टॉपिक का नाम है असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न ऑफ इनकम, सर्च एंड सीजर, और क्या क्या, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, एसेट्रा एसेट्रा। मेरा पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी डेज बुक्स कैन बी इम्पाउंडेड अंडर सेक्शन 131। आप सबको पता है कि असेसमेंट प्रोसीजर्स में डेज का बड़ा झमेला है। तो आज काफी सारे सम्स हम लोग डेज पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी डेज बुक्स कैन बी इम्पाउंडेड अंडर सेक्शन 131? एंड आंसर इज इट कैन बी इम्पाउंडेड फॉर मैक्सिमम 15 डेज। 131 में जब इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं उस समय बुक्स इम्पाउंड किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 15 डेज। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्लीज आप यदि थोड़ा फास्ट उत्तर दोगे ना तो क्लास 2 वे कम्युनिकेशन में चलेगी। और सुबह बहुत लेट आंसर आया, रॉन्ग आंसर आया, फटाफट आंसर देना पड़ेगा। रेडी निराली? Can survey be made under section 133A at residential house of the SSC? क्या सर्वे एसएससी के रेसिडेंशियल हाउस पे किया जा सकता है? एंड आंसर इज, देखो भैया ज्यादा समय देने का है नहीं, 35 क्वेश्चन हैंडल करने। एंड आंसर इज survey cannot be conducted at the residential house of the premises. It can be conducted only at the business place or trustee office. ट्रस्टी ऑफिस या बिजनेस प्लेस पे ही सर्वे किया जा सकता है। लेकिन जब आप बिजनेस में सर्वे करने गए, आई रिपीट, सिर्फ ट्रस्टी ऑफिस और बिजनेस प्लेस पे ही सर्वे किया जा सकता है अंडर सेक्शन 133A। लेकिन जब बिजनेस प्लेस पे आप सर्वे करने गए और वहां पे आपको मालूम पड़ा कि एसएससी भाई साहब तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो घर पे रखता है। आपको यदि आवाज नहीं आ रहा तो प्लीज आप चेक करिए अपना, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले हमेशा पूछता हूं कि वॉल्यूम, वॉइस, विजुअलिटी सब क्लियर है, तो उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होती भाई। तो अपने बात कर रहे थे कि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और नहीं तो ईयर प्लग लगाइए। चलो वापस आते हैं। बिजनेस प्लेस पे जब सर्वे करने आप पहुंचे तो मालूम पड़ा कि एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रेसिडेंशियल हाउस में मेंटेन करता है। तो फिर ऐसे में रेसिडेंशियल हाउस भी उसका बिजनेस प्लेस ही माना जाएगा, और वहां पे भी ड्यूरिंग सनराइज सनसेट आप जाके सर्वे करके आ सकते हो। लेकिन ऐसे बेवजह रेसिडेंशियल हाउस पे सर्वे करना अलाउड नहीं है। इट कैन बी कंडक्टेड ओनली एट बिजनेस प्लेस। ये जो आंसर्स मैं लिख रहा हूं, मैं ये सारे के सारे अपलोड करके आप लोग को दे दूंगा। तो आपको पैरेलली लिखने की दरकार नहीं है, आप बस एंजॉय करिए, ठीक है। सलोनी को क्या हेल्प करे? सलोनी, मैंने तुम्हें बताया ना कि यार तुम एक बार लॉग आउट करके लॉग इन।
ठीक है, और स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, कैन बुक्स बी इम्पाउंडेड ड्यूरिंग सर्वे? क्या बुक्स को भी सर्वे के दौरान इम्पाउंड किया जा सकता है? सर्वे में नॉर्मली हम लोग जाते हैं और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, उनके स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, उनके वैल्यूएबल्स का चेक करते हैं। तो मतलब वैल्यूएबल्स की एक बार इन्वेंट्री लेते हैं। लेकिन क्या सर्वे के समय हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एम्पाउंड कर सकते हैं? फर्स्ट एंड आंसर इज, आई एम वेटिंग, and answer is yes. Books can be impounded for maximum 15 days during survey. Okay. अगला प्रश्न है AO entered into survey in restaurant at 7 p.m. Is it justified? AO entered into a restaurant at 7 p.m. Is it justified? Faster. And answer it. During survey, entry can be made at business place during business hours. During business hours. अब हमें नहीं पता कि उस रेस्टोरेंट का बिजनेस आवर क्या है, परंतु ये नॉर्मली देखते हैं कि रेस्टोरेंट वाले सुबह 10 से लेकर रात के 10 तक खुले रहते हैं। तो वी एज्यूम कि 7 PM उनके बिजनेस आवर का ही पार्ट होगा। देयरफॉर सर्वे बिजनेस आवर के दौरान किया जा सकता है। देयरफॉर 7 PM पे रेस्टोरेंट में एंट्री करना जस्टिफाइड लग रहा है। देयरफॉर if restaurant working hours या if restaurant is working till 7 PM जो कि नॉर्मली करता है, then AO can enter into the restaurant. AO can enter, बस काफी है, and conduct survey. However, survey at other than business place, जैसे मैंने बोला कि जैसे आपके घर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हुई है तो वहां जाके सर्वे कर सकता है, परंतु वो बिजनेस प्लेस नहीं हुआ। सर्वे एट अदर देन बिजनेस प्रीमाइसेस कैन बी मेड ओनली आफ्टर सनराइज एंड टिल सनसेट। तो बिजनेस प्लेस में ड्यूरिंग बिजनेस आवर एंड अदर देन बिजनेस प्लेस में एट एनी टाइम between sunrise and sunset. Question number 5. Time limit for completion of assessment under section 143(3). स्क्रूटनी असेसमेंट कब तक किया जा सकता है? फास्टर। स्क्रूटनी असेसमेंट कब तक किया जा सकता है? स्क्रूटनी असेसमेंट कब तक किया जा सकता है?
I repeat, and answer it. And answer it. ये मतलब मैं बहुत देर से आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, लेकिन इस टाइम में आप में से कोई आंसर्स नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होता है, एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग का फ्लो ख़राब होता है, जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ने आए हैं उनका फ्लो ख़राब होता है, और ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स आते नहीं है, हाँ आंसर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु आप उसका आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब टॉपिक सुन के आप खाली सुन के याद होना होता, तब तो क्लास में याद हो गया होता। ये तो आप अटेम्प्ट करेंगे, रॉन्ग होगा, फिर रेक्टिफाई होगा तो याद होगा। परंतु मैं आपको बहुत देर से बोल रहा हूँ कि आप इसमें रिस्पॉन्ड करिए और फास्ट करिए, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स अपने एक पैटर्न से पढ़ना पसंद करता है और वो उसमें ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं पसंद करता। तो ठीक है, जय हो स्टूडेंट्स। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट इज 9 months from end of the assessment year। इस समय के अंदर असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, 9 months from end of the assessment year। फिर क्वेश्चन आया, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एंड answer is same as above, it is 9 months from end of the assessment year। Next, time limit for completion of assessment under section 147। टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147, यानी इनकम स्टेपिंग असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इनकम स्टेपिंग असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये था टाइम लिमिट फॉर बीजे, वो टाइम लिमिट था फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। तो इनकम स्टेपिंग असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, आंसर इज it must be completed within 1 year from end of the financial year in which notice under section 148 was issued। तो जब 148 की आपको नोटिस मिली थी, वहां से 1 साल के अंदर, उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर आपको इनकम स्टेपिंग असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली टाइम लिमिट है स्क्रूटनी के लिए 9 महीने, बीजे के लिए 9 महीने और इनकम स्टेपिंग असेसमेंट के लिए 12 महीने। यहाँ पे 9 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यहाँ पे भी 9 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे टाइम लिमिट है 1 year फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज इशूड। लेकिन इन सब में एक बात और है, इफ मैटर इज रेफर्ड टू टीपीओ, इफ मैटर इज रेफर्ड टू टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, देन टाइम लिमिट सेल एक्सटेंड बाय 1 year, सेल एक्सटेंड बाय 1 year। यानी जो आपको 9 महीने नजर आ रहे हैं, फिर वो 9 months प्लस 12 month 21 महीने हो जाएंगे जब भी मामला टीपीओ को रेफर होगा। तो हर जगह ये बात, हर जगह ये बात, यदि मामला टीपीओ को रेफर हुआ तो टाइम लिमिट 1 year से एक्सटेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइम लिमिट फॉर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1)। 143(1) डील्स विद समरी असेसमेंट। आपको पता है समरी असेसमेंट में एक इंटीमेशन आती है, वो इंटीमेशन आने की टाइम लिमिट क्या है।
तो टाइम लिमिट इज it is 9 months from end of the financial year in which return was filed. 9 months from end of the financial year in which return was filed. देखो ये क्वेश्चन पेपर बनाने का मेरा दो ऑब्जेक्ट था. एक ऑब्जेक्ट था कि आपको मैं सारी टाइम लिमिट पूछ लूं, क्योंकि असेसमेंट में टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे सेक्शंस भी इस तरह से पूछना हो जाता है. और सबसे अच्छी बात है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, क्योंकि सारी टाइम लिमिट एक साथ आपके पास रह जाएगी. इसलिए देखो मैं आज पेन पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ, आज मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ताकि ये सारा अच्छा वाला नोट्स जिसमें सारी टाइम लिमिट एक साथ दी हुई है, ये नोट आपके पास आ जाए, और ताकि आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करके जा सको. वन प्लेस में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. नहीं, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)? 2 मिनट की टाइम दिया, फटाफट बताओ. टाइम लिमिट फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)? टाइम लिमिट फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)? ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)? I repeat, audit under section 142(2). चलो, आंसर इज, इट इज एज पर या ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a). 142(2)(a) must be completed within the time specified in the notice. यानी जब 142(2)(a) में डायरेक्शन टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड आता है, उस डायरेक्शन जिस नोटिस में वो आता है वहां पे टाइम लिमिट दी रहती है कि 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, कि 40 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, कि 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना रहता, दिया रहता है. However, such time limit can be extended. And maximum time limit can be 180 days. तो ये इसका आंसर हुआ, maximum time limit can be 180 days. I hope you enjoyed this. 142(2). Time limit for notice under section 143(2). What is the time limit for issuing notice under section 143(2)? 143(2) क्या है? Notice for scrutiny assessment. कोई भी स्क्रूटनी असेसमेंट करना है तो उसके पहले एक नोटिस देनी पड़ती है, और उस नोटिस की टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट इज 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. चलेगा, 3 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. यानी यदि 143(2) में आपको किसी 143(3) में यदि आपको किसी बंदे की स्क्रूटनी करनी है, तो स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए आपको एक नोटिस देनी पड़ेगी, और वो नोटिस देने की टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट है 9 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, लेकिन नोटिस देने की टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. ठीक है. Within what time order under section 148(a) must be passed? 148(a), that is order for issuance of notice under section 148 to conduct income statement assessment. तो रीअसेसमेंट करने के पहले
एसेसिंग ऑफिसर अपने आप को अश्योर करता है कि यस यहाँ पे 148 की नोटिस देके रीअसेसमेंट शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए उसको 148 में एक ऑर्डर पास करना पड़ता है। वो ऑर्डर वो तब तक पास करेगा, देखो इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट यानी रीअसेसमेंट कंडक्ट करने के पहले 3 चीजें जरूरी है। पहला पहला एसएससी के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि, एसएससी नहीं, एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनकम स्टेप हुआ है। दूसरा, उससे अपने सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, नॉर्मली सीआईटी पीसीआईटी, कई बार पीसीसीआईटी भी है। और तीसरा, उसे 148 का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और उस प्रोसीजर में दिया हुआ है कि आप एक शो कॉज नोटिस एसएससी को दीजिए और उसे बोलिए कि मेरे पास इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है, तो बताओ मैं तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट क्यों ना करूं। जब ये नोटिस शो कॉज नोटिस एसएससी के पास पहुंचेगी तो एसएससी को मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज की टाइम लिमिट दी जाएगी, जिसमें वो अपना रिप्लाई देगा। सपोज 30 डेज की टाइम लिमिट दी गई, मिनिमम 7 मैक्सिमम 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर उसने जवाब दे दिया। वो जवाब सुन के एओ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए एओ चाहता है कि इसका रीअसेसमेंट हो। तो एओ 148 ए में ऑर्डर पास करेगा कि दिस केस इज फिट फॉर रीअसेसमेंट, और ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ऑर्डर under section 148A must be passed within 1 month from the due date of reply of show cause notice, or receiving रिस्पॉन्स ऑफ शो क्लॉज नोटिस। तो यदि एसएससी ने शो क्लॉज नोटिस का रिस्पॉन्ड किया तो जिस दिन उसने रिस्पॉन्ड किया वहां से 1 महीना, और यदि एसएससी ने शो क्लॉज नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जिस दिन उसको रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए था, द लास्ट ड्यू डेट ऑफ रिस्पॉन्स, वहां से 1 महीने के अंदर आपकी 148A का ऑर्डर पास हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 154। 154 deals with rectification of mistake. आंसर, यदि असेसिंग ऑफिसर के किसी ऑर्डर में कोई प्राइमा फेसी मिस्टेक है, यानी एओ ने ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में कोई प्राइमा फेसी मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक असेसिंग ऑफिसर रेक्टिफाई कर सकता है, बट कंडीशन यह है कि द मिस्टेक मस्ट बी प्राइमा फेसी मिस्टेक, अपरेंट मिस्टेक, ग्लोइंग मिस्टेक, जो मिस्टेक एकदम आइडेंटिफाइबल है, अनडिस्प्यूटेड एरर है, वो मिस्टेक्स वो रेक्टिफाई कर सकता है विद इन 4 years from end of the financial year in which order was passed. Rectification can be done for prima facie mistake within 4 years from end of financial year in which order was passed. अब इसमें अच्छी बात यह है कि इस रेक्टिफिकेशन के लिए एसएससी भी अप्लाई कर सकता है। यदि एसएससी रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके एप्लीकेशन की टाइम लिमिट भी है 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास। अब आप बोलेंगे कि 4 साल ही टाइम लिमिट है ऑर्डर पास करने की और 4 साल ही टाइम लिमिट है एप्लीकेशन करने की, तो यदि एसएससी ने लास्ट मोमेंट पे जाके अप्लाई किया, एसएससी जिस दिन 4 साल एक्सपायर हो रहा है उसी दिन अप्लाई किया, तो फिर एओ
रेक्टिफिकेशन तब करेगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट भी 4 साल ही है और एप्लीकेशन की टाइम लिमिट भी 4 साल ही है। तो ऐसे में लॉ बोलता है कि यदि एसएससी लास्ट मोमेंट में जाके अप्लाई करता है तो एओ को टाइम लिमिट दी जाएगी 6 मंथ्स फॉर पासिंग दी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, और उस केस में वो 4 साल के बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, मतलब 4 साल 6 महीने हो जाए। लेकिन यदि एओ को सुओ मोटो रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट है 4 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सब साथ में। अगला प्रश्न पढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, व्हाट एडिशनल टैक्स इज पेबल ऑन अपडेटेड रिटर्न। आपने नाम सुना होगा अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न में आपको क्या एडिशनल टैक्स देना पड़ता है? क्या एडिशनल टैक्स देना पड़ता है? एंड आंसर इज, अपडेटेड रिटर्न आप 24 महीने के अंदर भर सकते हो, 24 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब उसमें क्या है कि यदि आप 12 महीने के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न भर देते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा अप टू 25% ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट। लेकिन यदि आप 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न भर देते हो तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 50% ऑफ योर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। Additional tax payable on updated return is where updated return is filed within 12 months, तो आपको देना पड़ेगा एडिशनल टैक्स कितना? 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, or where updated return is filed within 24 months, then आपको देना पड़ेगा 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। इतना आपको अपडेटेड रिटर्न में एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा ये और देना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छा लगा ये आंसर। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सब वाइटल है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील टू CITA। CITA कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को कब तक आपको अपील करने की टाइम दी गई है? तो आंसर इज 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज टू बी मेड। तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको अपील करनी है वो ऑर्डर जब आपको सर्व हो जाए वहां से 30 days। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम लिमिट टू फाइल अपील टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड आंसर इज टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इज 60 days। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील करना चाह रहे हो। ऑर्डर किसी का भी हो सकता है, ऑर्डर कमिश्नर का हो सकता है, ऑर्डर CITA का हो सकता है, ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर का हो सकता है। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो क्रॉस ऑब्जेक्शन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 45 days। 45 days from date when बस 45 days। नॉर्मली अपील की टाइम लिमिट है 60 दिन। 60 दिन है तो ये 30 दिन होता है, हाफ दिन होता है, सॉरी 30 days। तो IT-80 को जब अपने अपील करते हैं तो अपीलेंट ने जैसे ही IT-80 को अपील किया, IT-80 डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करता है कि आप अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, और जैसे ही उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले वहां से 30 दिन के अंदर
वो अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। okay. अगला प्रश्न है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अपील टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को अपील करने की टाइम लिमिट है 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज टू बी मेड। तो याद करना देखो कितना आसान है। CIT ए के लिए 30 दिन, IT/AT के लिए उसका दुगना 60 दिन, और कमिश्न हाई कोर्ट के लिए उसका दुगना 60 दिन का दुगना 120 दिन। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 264। यदि आपके असेसमेंट ऑर्डर में कुछ एरर है और उसके कारण आपको नुकसान हो रहा है, तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 264 एंड द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इज 1 year from date of service of order against which revisionary application has been made. तो जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो उस ऑर्डर के सर्विसिंग डेट से 1 साल के अंदर चले जा रहे टाइम लिमिट। दो असेसमेंट में टाइम लिमिट की क्या बाढ़ है। अगला क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर पासिंग रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 सो मोटो बाय द कमिश्नर। तो इट इज 1 year फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच रिविजन इज टू बी मेड, रिविजनरी ऑर्डर इज टू बी पास। ठीक है। अगला प्रश्न है टाइम लिमिट फॉर पासिंग रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 ऑन एन एप्लीकेशन। यदि SSC अप्लाई करे तो रिविजनरी ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए। तो आंसर इज 1 year फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which application is received by commissioner। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन आया था उस ईयर के एंड से 1 साल। ठीक है। ओके। अगला प्रश्न है टाइम लिमिट फॉर पासिंग रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। तो आंसर इज revisionary order under section 263 can be passed within 2 years from end of the financial year in which order sought to be revised is passed। तो जिस ईयर में वो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर सेक्शन 263 में रिविजनरी ऑर्डर पास हो सकता है। टाइम लिमिट से बाहर आ गया तब भी टाइम लिमिट पे हमने करीबन 20 सम कर दिए। तो 20 तरह की टाइम लिमिट है और इस क्लास का पर्पज ये था कि बच्चों को एक प्लेस पे सारी टाइम लिमिट मिल जाए और आपको रियलाइज हो कि इस चैप्टर्स में टाइम लिमिट का कितना डोमिनेशन है। आपने देखा इतने सारे टाइम लिमिट पूछे जा सकते हैं। अब आपको इतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि एग्जाम के दिन आप ये टाइम लिमिट के 20 क्वेश्चंस देखते जाएंगे। आपको देखने में हार्डली तो 6 से 7 मिनट लगेगा, आपका काम हो जाएगा। सोचो ना हमें करने में कितना टाइम लगा, हमें करने में तो हाफ एन आवर लगा, तो देखने में तो अपने को हार्डली तो 5 से 7 मिनट लगेगा। ठीक ना। तो आई होप ये PDF आपके बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनल्टी चैप्टर्स। छोटी छोटी पेनल्टी है जो फटाफट पूछो तो आंसर देने में मजा आता है और इसी बहाने पेनल्टी चैप्टर याद हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ TDS अमाउंट। यदि आप TDS अमाउंट जमा नहीं करते हो तो आपको ऊपर कितने की पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी कैन बी मैक्सिमम अप टू टैक्स इन एरिया। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि पहले आप आंसर सोचिए और फिर हमारे आंसर से मैच करिए। ये पेनल्टी चैप्टर और टाइम लिमिट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक डम इंसान की तरह आप बैठ के सिर्फ सुन रहे हो तो कोई यूज नहीं आएगा, आप उतने ही ट्रबल में रहोगे। लेकिन यदि आप एक एक्टिव इंसान की तरह
अटेम्प्ट किए जा रहे हो, भले ही अटेम्प्ट रॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप अटेम्प्ट किए जा रहे हो और आपका अटेम्प्ट यहाँ पे रेक्टिफाई होते जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा आप सही बोलो सही बोलो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप बोलो, डम मत रहो, एक्टिव रहो, आप अपने दिमाग को चलाइए कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर एक्सेप्टिंग अ लोन इन कैश। तो भैया जी लोन भी यदि 20,000 से ऊपर का है तो आपको अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही लेना चाहिए। यदि आपने 20,000 से ऊपर का लोन कैश में लिया या कैश में चुकाया तो जितने का लोन है उतने रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। इन द गिवन केस 9 लाख का लोन आपने कैश में लिया है तो पेनल्टी कैन बी मैक्सिमम अप टू amount of loan that is 9 लाख। 9 लाख रुपए तक की आपको पर पेनल्टी लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। आपने अपने रिटर्न में बताया कि मेरी टैक्स तो आपने अपने रिटर्न में बताया कि आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है 4 लाख, लेकिन आपने टैक्स पे नहीं किया तो लॉ बोलेगा यार खुद ही बता रहा है मेरी टैक्स होती है 4 लाख लेकिन पे नहीं कर रहा है। ये जीएसटी का रिटर्न नहीं है, इनकम टैक्स का रिटर्न सूखा भी भरा जा सकता है। मतलब आप टैक्स बता रहे हो 4 लाख लेकिन पे नहीं किए, तब भी वो रिटर्न वैलिड रिटर्न है। ऐसा जीएसटी में नहीं होता, इनकम टैक्स में होता है। रिटर्न कैन बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि यदि कोई बंदा अपना सेल्फ असेस टैक्स ही नहीं देता है तो हम उसको पर पेनल्टी लगा सकते हैं मैक्सिमम अप टू टैक्स इन एरियर। जितना टैक्स आउटस्टैंडिंग है उतने रुपए की हम उसको पर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो 4 लाख का टैक्स आपका बाकी है तो आपको ऊपर कोई भी पेनल्टी लग सकती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 लाख। यदि आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर रॉन्ग डाल देते हो तो कितने की पेनल्टी है? यदि आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर रॉन्ग डाल देते हो तो आपको ऊपर पेनल्टी है 10,000 पर डिफॉल्ट। जितनी जगह रॉन्ग डालेंगे, जितनी बार रॉन्ग डालेंगे, हर बार के लिए 10,000 की पेनल्टी, हर बार के लिए 10,000 की पेनल्टी। ठीक है, तो आपने गलती की तो लॉ बोलेगा अब की बार 10,000। आपने गलती की तो लॉ बोलेगा अब की बार 10,000, यानी हर बार 10,000। पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यदि आप इनकम टैक्स का रिटर्न लेट भरते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए। लेकिन इफ इनकम इज अप टू 5 लाख, इफ इनकम इज अप टू ₹5 लाख, तो इस छोटे से रिटर्न के लिए इतनी बड़ी पेनल्टी ठीक नहीं है। तो लॉ बोलता है इन दैट केस द पेनल्टी शैल बी ₹1,000 ओनली। इस 1,000 और 5,000 की पेनल्टी से बचने के लिए सभी लोग अपना रिटर्न समय पे भरते हैं। आप समय के बाद भी रिटर्न भर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न आर एक्सेप्टेड, बट इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 5,000 रुपए की, और छोटे मोटे एसएससी है तो 1,000 की पेनल्टी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते। पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। यदि आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको पर पेनल्टी लग सकती है
25,000 रुपए थी। याद रहेगा, नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स पेनल्टी 25,000, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न 5,000, नॉन रॉन्ग कोटिंग ऑफ टीडीएस 10,000, रॉन्ग कोटिंग ऑफ पेन 10,000। पेनल्टी फॉर नो ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, यदि आप 44AB की ऑडिट नहीं कराते हो, वो जो 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होने पे ऑडिट करानी पड़ती है, वो ऑडिट यदि आप नहीं कराते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिनिमम ऑफ 2, नहीं मैक्सिमम ऑफ 2। मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग: ए 0.5% ऑफ टर्नओवर, और बी ₹1,50,000, विच एवर इज लोअर। इतने रुपए की आपको ऊपर पेनल्टी लग सकती है, विच एवर इज लोअर, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000, यानी ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लग सकती है 1,50,000। अगला प्रश्न है पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स नहीं भरते हो तो आपको ऊपर पेनल्टी लग सकती है 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जितने का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसका 2% आपको ऊपर पेनल्टी लग जाए यदि आप डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं देते हो तो। पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ सीए रिपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में सीए रिपोर्ट आप अटैच नहीं करते हो तो आपको ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1,00,000 रुपए की। कितने की? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर बेनिफिट गिवन बाय ट्रस्ट टू इंटरेस्टेड पर्सन्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा। यदि ट्रस्ट अपने इंटरेस्टेड पर्सन्स को बेनिफिट देता है तो आप उसके ऊपर कितने की पेनल्टी लगाएंगे? यदि ट्रस्ट अपने इंटरेस्टेड पर्सन्स को बेनिफिट देता है तो आप उसके ऊपर कितने की पेनल्टी लगाएंगे? तो यदि फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट हुई है तो पेनल्टी शैल बी 100% ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट। %100% ऑफ सच अमाउंट। जितने अमाउंट की आपने बेनिफिट दी उतने की पेनल्टी, और सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट हुई है तो पेनल्टी खाएगी ट्रस्ट 200% ऑफ सच अमाउंट। इतने की पेनल्टी लग सकती है। फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट के लिए 100% ऑफ 100% ऑफ द अमाउंट, एंड सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट होने पे 200% ऑफ अमाउंट। तो एक ट्रस्ट अपने इंटरेस्टेड पर्सन्स को 5,00,000 रुपए की बेनिफिट दिला दिया। पहली बार डिफॉल्ट है तो 5,00,000 की पेनल्टी, सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट है तो 10,00,000 की पेनल्टी। पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। दो, यदि आप अंडर रिपोर्टिंग करते हो, आप अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट करते हो तो पेनल्टी लगती है 50% ऑफ टैक्स इवेडेड। और यदि आप अपनी इनकम मिस रिपोर्टिंग करते हो तो आपको पर पेनल्टी लग जाएगी 200% ऑफ टैक्स इवेडेड। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, इसका आंसर आप लिख सकते हो 50% टू 200% ऑफ टैक्स इवेडेड। जितने की टैक्स इवेशन हो रही है उसका 50% से 200% तक पेनल्टी लग सकती है। नॉर्मली 50% लगती है अंडर रिपोर्टिंग पे और 200% लगती है ऑन मिस रिपोर्टिंग। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 ST। अब आपको तो सेक्शन ढीला है, आपको तो 269 ST जैसा इंपॉर्टेंट सेक्शन याद नहीं है, तो पहले आप ये सुनिए कि 269 ST जैसा इंपॉर्टेंट सेक्शन कहता क्या है। तो सेक्शन 269 ST ये कह रहा है कि आप 2,00,000 रुपए से कोई भी रेवेन्यू कैश में नहीं ले सकते। आप बिजनेस चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी पेमेंट 2,00,000 से बेसिक आप कैश में लेते हो फॉर अ ट्रांजेक्शन,
तो वो 269 ST का वायलेशन है. एक्सेप्ट इन कैश या एक्सेप्ट इन पेमेंट, otherwise then account pay check, account pay draft, or electronic clearing system in excess of rupees 2 lakh for a contract. तो आंसर है कितने की पेनल्टी थाएंगे? पेनल्टी थाएंगे 100% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व. जितना रुपया आपने कैश में लिया ना भाई साहब, उतने रुपए की पेनल्टी थाएंगे. ठीक है. अगला प्रश्न है डिस्कस द TDS TCS. ओ ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म हो गए यहीं पे. बताइए, आपने 33 क्वेश्चन के आंसर सुन लिए विद इन 45 मिनट्स. यानी हमने तकरीबन 1 से सवा मिनट लिए एक क्वेश्चन को आंसर करने में और उसे टाइप करने में. और बीच बीच में आपको टाइम भी दे ही रहा था, ऐसी बात तो नहीं है. तो आई होप ये 33 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल्स है. सारे टाइम लिमिट्स, सारी छोटी मोटी पेनल्टी यहाँ पे डाली हुई है. टाइम लिमिट और पेनल्टी को याद करने का ये मुझे अच्छा तरीका लगा, इसलिए मैंने अप्लाई किया. बहुत ज़्यादा तो कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन रिवीजन तो हुआ ही ना. अब आओ कुछ बड़े क्वेश्चंस हैंडल करते हैं. इस बड़े क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन का मैंने आंसर टाइप कर दिया है, तो आप आंसर देख लेना. और कुछ क्वेश्चन को मैंने आंसर टाइप नहीं किया है, तो वो आप अभी मेरे साथ डिस्कस कर लो. यानी कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 अभी अपने साथ में करेंगे, और 37, 38, 39 आप घर पे आराम से देना. ठीक है. अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगला टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोलने की बात नहीं है. किसी भी सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं आपको कल की और परसों की छुट्टी दे रहा हूँ. यानी वेंसडे एंड थर्सडे नो क्लास, नो टेस्ट. आपका टेस्ट ये होगा फ्राइडे को. आप बोलो तो एक दिन और छुट्टी दे दूँ, सैटरडे कर दूँ, जैसा आप कंफर्टेबल हो. चलो फ्राइडे रखते हैं. हाँ, तो फ्राइडे इंटरनेशनल टैक्सेशन की अपने क्लास रहेंगे. मुझे कमेंट्री बॉक्स में बताना फ्राइडे चाहते हो कि सैटरडे चाहते हो. तो अपने टाइम दे रहे आपको कि आप पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन ढंग से पढ़ लो. देखो बेटा, नॉर्मली क्या है कि यदि आपका टैक्स ठीक ठाक है और इंटरनेशनल टैक्सेशन घोटा हुआ है, तो होपफुली आप 40 नंबर तो पक्का ही ले आएंगे. मतलब और किसी चैप्टर पे इतना मतलब फोकस कम पड़ गया. पेनल्टी चैप्टर याद नहीं था, असेसमेंट चैप्टर ध्यान नहीं दिया. लेकिन इंटरनेशनल टैक्सेशन घोटा हुआ है, तो चांसेस तो यही है कि बंदा फेल होगा ही नहीं. इसलिए आप ये 2 दिन दम लगा के पढ़ो, इंटरनेशनल टैक्सेशन फिल करो. और इंटरनेशनल टैक्सेशन पे भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पेपर आप लिए बना के लाऊं, ताकि वो आपको एग्जाम डे पे भी सपोर्ट करे. लेकिन आज जैसा आप लोग बिहेवियर कर रहे थे ना, नो रिप्लाई, वो वाला काम प्लीज मत करना. इंटरनेशनल टैक्सेशन के दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ के आओ और मेरे छोटे बड़े क्वेश्चंस का फटाफट उत्तर दो. तो मैं कमेंट्री बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ कि थर्सडे या फ्राइडे की सैटरडे या संडे कितने दिन आपको लगेंगे पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन ढंग से रिवाइंड करके रखने में. वेट इन. लोग ने सुबह ने बोला फ्राइडे रख लो सर, क्यों लेट करते हो. भैया मेरे पास एक ही सजेशन आया है और वो बच्चा बोल रहा है फ्राइडे. तो ठीक है, क्लास के एंड में अपने डिसाइड कर लेंगे फ्राइडे या सैटरडे. ओ हाँ हाँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन मतलब सब
ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA और नॉन रेसिडेंट टैक्सेस, तीनों मिला के इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंसर्ट करके चलो आप। रेसिडेंशियल स्टेटस, ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA एंड NR। यार कुछ बोल रहे हैं सैटरडे, कुछ बोल रहे हैं फ्राइडे, ज्यादातर लोग तो सैटरडे चेप रहे हैं। चलो फाइनली निराली जो बोलेगी अपने मान लेंगे। हाँ, वेटिंग फॉर द निरालीज रिस्पॉन्स। अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। डिस्कस द TDS implication if any for the following transaction। ओ निराली सेड सैटरडे, चलो 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 फाइनली इसको फ्रीज करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट ऑन सैटरडे, लेकिन सैटरडे की टाइम मैं अपने हिसाब से रखता हूं 3 PM। नेक्स्ट टेस्ट ऑन सैटरडे 3 PM। टॉपिक रहेगा क्या? इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीटली। ठीक है, 3 PM। आओ, सैटरडे एक्चुअल में फेस्टिवल भी है ना, तो फेस्टिवल होने के कारण कुछ बच्चे हो सकता है डिस्टर्ब रहे इवनिंग में, लेकिन दोपहर के 3 बजे तो भैया मुझे मालूम है सब AC कमरे में घर में बैठे हैं, तो भैया फिर सैटरडे 3 बजे अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। डिस्कस द TDS TCS। अचानक अपने ट्रैक चेंज कर लिए, TDS TCS में आ गए। डिस्कस द TDS TCS implication if any for the following transaction and what is the amount payable to the payee। मतलब एक तो बताना है TDS TCS का implication और अमाउंट पेबल टू पेई बताना है। चलो पहला क्वेश्चन, आई विल वेट फॉर योर आंसर। X is a bookmaker and B is a punter. Or on 22 January 2023, Mr. Punter B has won 50,000 in horse race and suffered a loss of 20,000 in horse race 2। तो आपको पूछा जा रहा है मिस्टर पंटर को कितना अमाउंट पे करने का है। राइट आंसर वाले को मिलेगा 8 चॉकलेट। राइट आंसर, सही आंसर दो, 8 चॉकलेट ले जाओ। अमरीश का आंसर आया 15,000। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो अमरीश साहब, वे बोलना मत मुझे क्या मालूम था आप ये पूछ रहे हो। क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट पेएबल टू पे, एंड आंसर इज सेक्शन 194B का ये मैटर है। इसमें TDS कटेगा 30%, एज्यूमिंग B इज रेसिडेंट, B इज रेसिडेंट, और B को पेमेंट होगा उसका 50,000 रुपया तो बनता है विनिंग, लेकिन 20,000 का लॉस खाया वो हटाएंगे और 15,000 का TDS हटाएंगे, क्योंकि TDS सिर्फ 50,000 पे लगेगा, 30,000 पे नहीं। आप जितना जीतोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने 50,000 जीता तो आपको 50,000 का 30% टैक्स देना पड़ेगा, नो मैटर कि आपको 20,000 का लॉस भी हुआ है। तो इस तरीके से मिस्टर पंटर आपको सिर्फ 15,000 मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिस्टर संतोष has let out his house property on a monthly rent of rupees 60,000 from 15/1/2023 to Mrs. Preeti। Mr. Santosh has let out his house property on a monthly rent of 60,000 from 15 January 2023 to Mrs. Preeti। बताइए इसमें कोई TDS लगता है क्या?
एंड आंसर इज सेक्शन 194 आईबी का ये मामला है जिसमें बोला गया है यदि रेंट 50,000 से ज्यादा है पर मंथ तो उस पे 5% टीडीएस कटेगा। अकॉर्डिंगली सिंस यहाँ पे रेंट 60,000 पर मंथ है इसलिए यहाँ पे टीडीएस 5% कटेगा। मिसेज प्रीति ने रेंट दिया होगा जनवरी का आधा, फरवरी मार्च, यानी सब मिला के 1,50,000 का रेंट दिया है। 60,000 इंटू 2.5 महीने है ना, इसलिए यहाँ पे मैडम प्रीति ने 1,50,000 का रेंट दिया होगा तो 5% टीडीएस काटेगी और वो पेमेंट करेगी कितना 142,500। गुड अमरीश। X Limited, a manufacturer of luxury car, sold 50 cars on 1922 to NMP Limited, its dealer. Each car costing rupees 20 lakh. X Limited, a manufacturer of luxury car, sold 50 cars on 1922 to NMP Limited, its dealer. Each car costing 20 lakh. तो भैया जी मुझे लगता है इस पे टीसीएस लगना चाहिए 1% of 1% of value of transactions 50 cars into 20 lakh इतना टीसीएस कटेगा और टीसीएस टोटल कितना हो गया 50 इंटू 20 यानी 1,000 लाख। 1,000 लाख का 1% 1 लाख, 1,000 कार का 1% 10 लाख, तो 990 लाख का पेमेंट होगा। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, टीसीएस है तो प्लस होगा ना, ब्लंडर कर दिया रे, ये तो कलेक्ट होगा तो वो 1,000 लाख लेगा अपनी कार का और 10 लाख लेगा टीसीएस का। अगला क्वेश्चन है एटीएल लिमिटेड अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर on behalf of an insurance company had settled medical bill of 5 lakh submitted by K hospitals from a patient under a cashless system। तो भैया कैशलेस सिस्टम पे सेक्शन 194 जे लगेगा और 5 लाख के ऊपर 10% टीडीएस कटेगा और इस तरीके से पेमेंट दिया जाएगा 4,50,000। इन सब का आपने आंसर्स बड़े ही अच्छे से दिया, वी आर वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। Ravi Prakash, a resident Indian, aged 52 years, gifted a sum of 30 lakh to his wife, Mrs. Sudha, on the occasion of her 50th birthday. Out of the said sum, Mrs. Sudha Mrs. Sudha purchased a car for 29,52,000, inclusive of registration charges, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज एक्सेट्रा, ये सब मैंने लास्ट क्लास कराया था ऑलमोस्ट। दीज चार्जेस वर सोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। मिसेस सुधा furnished her Aadhaar number to the dealer. She is a housewife and does not have any income except rental income 25,000 per month in respect of house property gifted to her by her father. Does Mrs. Sudha need to file return? एंड आंसर इज यस, क्योंकि उनका टीसीएस हो गया है, टीसीएस इज मोर देन 25,000। आप निकाल लेना, लास्ट क्लास में लास्ट पेपर में हमने इन सबको डिस्कस किया था। ये सारे आरओटी चार्जेज, इंश्योरेंस चार्जेज, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरी चार्जेज सब लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद 1% निकालेंगे, वो अमाउंट ऑब्वियसली 25,000 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए टीसीएस इज मोर देन 25,000, देयरफॉर रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 36 ये हमारा लास्ट है, उसके बाद वाले क्वेश्चंस के हमने आंसर्स दिए हुए, तो आप आराम से घर पे पढ़ना, घर पे इत्मीनान से देना। अभी क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सीए इंस्टीट्यूट का आरटीपी से उठाया हुआ है, लेटेस्ट आरटीपी 2023 के लिए जो सीए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी दिया था, वहां से मैंने सब उठाया है। सर सीए का क्यों उठाया? अरे यार, तुम फिर जाति प्रथा में चले गए। मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्स को जाति में मत डालो, ये सीए का है, ये सीएमए का है। जहां से अच्छा क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन करो। हाँ, क्लास करते समय आप अपने सिलेबस के अनुसार वाली क्लास करो, लेकिन जब सम्स करना हो तो यदि वो आपके सिलेबस के चैप्टर का सम है तो फिर वो सम किसी भी किताब से उठ के आया हो, वो सम रिस्पेक्टेड है। हाँ, आपके सिलेबस में ट्रस्ट का 194 टीडी थोड़ा सा दिया हुआ है, सीए वालों के सिलेबस में ट्रस्ट का सेक्शन 115 टीडी जबरदस्त दिया हुआ है। अब आप सीए की क्लास कर रहे हो, इतना अंदर जा जाके पढ़ रहे हो जितने आपके सिलेबस में ही नहीं, तो मैं बोलूंगा कि यार सीए वाला टेस्ट तुमने क्यों कर रहे हो, सीएमए वाला टेस्ट करो ना अपने सिलेबस वाला। आपके आपके मैट में पीजीबीपी है ही नहीं, तो होपफुली आपके मैट में पीजीबीपी जब नहीं दिया तो पीजीबीपी पूछेगा, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा। सीए इंस्टीट्यूट पीजीबीपी में जाके घनघोर पूछेगा, अंदर जा जाके पूछेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में सीए इंस्टीट्यूट वाली टैक्सी क्लास आपके काम की नहीं है। लेकिन यदि कोई टॉपिक आपके सिलेबस में भी है और सीए इंस्टीट्यूट के सिलेबस में भी है, और आपका भी इंस्टीट्यूट दम लगा के पूछ रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट भी दम लगा के पूछ रहे हैं, तो फिर तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी आया हो वो आपके लिए रिस्पेक्टेड है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है असेसमेंट प्रोसीजर का, जो कि आपके सिलेबस में भी उतने ही डेप्थ में है जितने सीए इंस्टीट्यूट के। इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हम लोग वहां से उठाएं। ठीक है, बात बाकी मैं क्वेश्चन फिल्टर करते समय काफी इंस्टीट्यूट के मैट लेता हूं, लेकिन डेप्थ वही रखता हूं जो आपके काम की है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि आपके कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेंगे। पीजीबीपी आपके लेवल पे, उस लेवल पे नहीं पूछेगा जिस लेवल पे सीए वाले पूछते हैं, क्योंकि वो आपके फाइनल के मैट में ही नहीं है। तो इंटरमीडिएट लेवल का ही वो वहां पे आपसे वापस से पूछेंगे। चलो, द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर अर्जुन वॉज सर्च। अर्जुन के बिजनेस प्रीमाइसेस में सर्चिंग हुई अंडर सेक्शन 132। कब हुआ सर्चिंग? 17/4/22 में। Consequent to which assessing officer has in his possession documents revealing information pertaining to shares purchased in 16, 17, 23 lakh and 17, 18, 25 लाख। तो जब सर्च हुई तो 23 लाख के कुछ शेयर्स मिले, जो 16-17 प्रीवियस ईयर में खरीदे गए थे, और 17-18 के भी कुछ शेयर्स मिले जो 25 लाख के खरीदे गए थे। Can the assessing officer issue notice under section 148 for bringing to tax income escaping the assessment? क्या इस 48 लाख के लिए असेसिंग ऑफिसर आपका 148 कर सकता है, यानी 147 में इनकम स्केपिंग असेसमेंट कर सकता है? आंसर आया ना? क्या बोले? ठीक है पूजा, आंसर दे इसका। आंसर देना। तो आंसर इज नोटिस अंडर सेक्शन 148 can be issued within 3 years from end of assessment year if income statement is up to 50 lakh एंड ये नोटिस 10 साल तक जा सकती है फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इफ द इनकम स्टेटमेंट इज मोर देन 50 lakh। तो भैया आपके केस में क्या हुआ? इन द गिवन केस इनकम स्टेटमेंट इज कितने का है?
एज ऑफ 25 plus 23 lakh is equal to 48 lakh. That is less than 50 lakh. Therefore, notice can be issued till 3 years from end of assessment year. अब accordingly 16-17 previous year का एंड ऑफ असेसमेंट ईयर हो रहा है 31/3/18. वहां से 3 साल जोड़ दिया जाए तो टाइम लिमिट होती है 31/3/21. तो नोटिस 31/3/21 के बाद नहीं दी जा सकती. वैसे ही प्रीवियस ईयर 17-18 लिया जाए तो इसकी नोटिस दी जा सकती. इसका असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 18-19. वहां से 3 साल जोड़े तो नोटिस दी जा सकती है अप टू 31/3/22. और आपने सर्च ही कंडक्ट किया 17/4/22. तो 17/4/22 के दिन एज ऑन 17/4/22 both the previous year are time barred. Therefore, notice cannot be issued under section 148. I hope you enjoyed this answer. अगला समय इसी का, would your answer change if the shares purchased in previous year 16, 17, 30 lakh instead of 23 lakh? तो ये हो जाएगा 30 लाख, ये हो जाएगा 30 लाख और ये है 25 लाख. आंसर ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, ये दोबारा लिखने की दरकार नहीं है. इन द गिवन केस इनकम स्टेटमेंट is of 30 lakh and 25 lakh, यानी 55 lakh. That is more than 50 lakh. Therefore, notice can be issued till 10 years from end of assessment year. तो यहाँ पे इसके साथ 10 years ऐड कर दूं तो ये नोटिस दी जा सकती है till 31/3/28 और इसके साथ भी 10 years ऐड कर दूं तो नोटिस दी जा सकती है till 31/3/29. As on 17/4/22 both the previous are within time. Hence, notice can be issued under section 148. ठीक है. अगला क्वेश्चन आ रहा है, what would be your answer if consequent to the search the assessing officer has in his possession documents revealing information pertaining to expenditure of 52 lakh incurred for the marriage of his daughter instead of information pertaining to shares? एक ही बात है, एसेट्स की इंफॉर्मेशन आए या एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन आए, अल्टीमेटली वो है तो अनडिस्क्लोज्ड और ये भी इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट माना जाएगा. इसलिए नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड, क्योंकि 50 लाख से ऊपर का मामला है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर का मामला है. नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड. तो भैया जी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने देखा, बड़ा मजेदार था और बात की क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए हैं. ठीक है. अपडेटेड रिटर्न इस साल बहुत वाइटल है, थोड़ा देख लेना और तो कुछ खास नहीं. तो भैया आज सी हमारी क्लास, जैसा मैंने पहले ही बोला था, आज हमने क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रखी. तो आज हमने सिर्फ 1.25 घंटे के अंदर 35 से ज़्यादा सम्स का आंसर किया और उसे लिखा भी. आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लिए, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन पे क्लास होगी और द क्लास होगी तब शनिवार को 3 बजे.
इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बैंक लेके आऊँगा और हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।